बातें बताई, टाउन प्लानर्स की नज़रिए से जो भोपाल के लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें रॉयल प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी सिटी पिछले 50, 60, 70 साल में बहुत एक्सपेंड कर गया है। और आपके जो 300 साल पहले एक गांव से दोस्त मोहम्मद के टाइम में भोपाल शहर शुरू हुआ था, तालाब के आसपास कहीं भोपाल नाम का कोई गांव था। आज वो फैल के 10-20 किलोमीटर चारों तरफ फैल चुका है। तो प्लानर्स के नज़रिए से जब आप किसी प्रॉपर्टी को प्लानिंग के लिए जाते हैं या आप कंस्ट्रक्शन के लिए किसी उससे जाते हैं, तो आज भी मैंने देखा है कि लोग ना केवल प्राइवेट बल्कि सरकारी तंत्र में भी जो लैंड रिकॉर्ड्स के प्रति जितनी गंभीरता होनी चाहिए वो भी नहीं है। आपके कोलार रोड तरफ या किसी भी तरफ आप देख लीजिए कि हम अगर अपने ही किसी जिनके पास लैंड है, आप अपने रिकॉर्ड्स को यदि देखना चाहें तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल से 5-10% ही ऐसे होंगे जिनके पर्सनल लैंड रिकॉर्ड अपडेट हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आप देखें कि जो आसपास के पेरिफेरल डेवलपमेंट जिसमें हो रहा है, 20 साल पहले किसी ने एग्रीकल्चर प्लॉट काटा, उसके करके 10,000 के फार्म हाउस निकाल दिए, जिनको कि एग्रीकल्चर के नाम पे जो मिनिमम परमिसिबल मैक्सिमम जो परमिसिबल पार्टीशन हो सकता था उसका लैंड यूज कृषि ही रहा, उसका लैंड यूज नहीं हो और खेती के नाम पे आपने प्लॉटिंग कर दी, जो कि बाद में मध्य प्रदेश विनिर्देश भ्रष्ट निवारण अधिनियम 1982 में उसको एक अपराध बनाया गया, क्योंकि बिनेस पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी थी। तो सबसे पहले जब आप देखते हैं किसी को तो उसका देखिए कि उसका टाइटल क्या है, खसरा देखिए। दूसरी चीज आप देखिए कि उसका रेवेन्यू मैप क्या बोलता है। तीसरी चीज आप देखिए कि जो खसरा में उसका एक कॉलम होता है, कॉलम 10 या 12 है, जिसमें क्योंकि फारसी के शब्द उसमें उपयोग होते हैं, नोयत होता है। नोयत का बेसिकली अंग्रेजी मतलब है लैंड यूज। तो नोयत में आशय होता है कि ये लैंड जो है किस पर्पस के लिए, जो विलेज के प्लान है, विलेज का जो एक डॉक्यूमेंट बनता है हर गांव का, ऐतिहासिक रूप से आपको 100 साल पहले के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जिसको निस्तार पत्रक बोलते हैं। तो निस्तार पत्रक में एक तो आपके एग्रीकल्चर लैंड होती है, दूसरी आपकी कम्युनिटी लैंड होती है, ओपन लैंड होते हैं, जैसे आपके चरनोई है, चारागाह है, मलघट है, कब्रिस्तान है, रास्ता है, पहाड़ है, घास की भीड़ है। तो आप अगर नक्शे पुराने लैंड रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें देखेंगे, मान लीजिए सर्वे नंबर 51 कि सेठ हरवंशलाल गुप्ता, केवल ओनरशिप उसकी है, पर अगर आप उसका यूज देखें, उसका यूज देखेंगे कम्युनिटी यूज है, उसमें लिखा हुआ है घास भीड़, या जैसे मान लीजिए उसके आगे लिखा हुआ है कि जंगल। पहले जब तक ये अधिनियम बनाए नहीं थे तो प्राइवेट जंगल होते थे प्री पार्टीशन में, और लोगों में प्राइवेट जंगल को अपनी प्राइवेट मिल्कियत के रूप में ट्रीट करते थे। उनमें इतना विजुलाइज नहीं किया कि कल को नेशनलाइज हो जाएंगे और आपके रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये सब टेक्निकलिटीज आएंगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है जंगल का मतलब लिटरली जंगल मान देगा। तो लैंड रिकॉर्ड्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है कि भूमि की नोयत क्या है, भूमि का राजस्व अभिलेख में उपयोग क्या है। अगर उसका उपयोग रास्ता है, अगर उसका उपयोग कब्रिस्तान है, अगर उसका उपयोग खेल का मैदान है, उसका उपयोग जो है चारागाह है, भीड़ है, ऐसे बहुत सारे हैं उसमें मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता में, तो उन भूमियों का आप उस पर कॉलोनी नहीं काट सकते, या उस पर आप जो है उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए धारा 234 ये कहती है कि आपको भूमि उपयोग परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि
भूमि लिखी है कि पहाड़, तो पहले पहाड़ हजारों हेक्टेयर के होते थे, लिखी है पहाड़, पर जब आप वहाँ एक्चुअली देखें तो वो तो जमीन काबिल काश्त हो गई है, जंगल लिखा हुआ, जंगल नाम का कुछ नहीं बचा। तो जो जमीन की नोयत है और जो वास्तविक उपयोग है उसमें बिल्कुल डिस्पैरिटी रहती है। तो जहाँ पे लैंड का उसकी सॉइल यूज के पर्पज से ऐसी है तो उसको अंग्रेजी लैंड रिकॉर्ड्स में बोलते हैं कि भूमि का उपयोग परिवर्तन या भूमि के नोयत परिवर्तन। इसकी धारा 234 237 के अंतर्गत ये कोई भी आदमी जो है जिसकी अपनी खुद की जमीन हो उसका उपयोग परिवर्तन करा सकता है। या जो कम्युनिटी लैंड है तो पंचायत अपने मान लीजिए आपकी घास की भीड़ है, पंचायत को जमीन चाहिए खेल के बना के लिए, तो वो कलेक्टर एसडीओ के माध्यम से जो है उसकी एप्लीकेशन मूव करते हैं कि साहब ये इसका भूमि का उपयोग परिवर्तन किया जाए और ये उपयोग परिवर्तन जरूरी नहीं है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो उपयोग परिवर्तन की अनुमति एसडीओ देते हैं। उसके बाद आप जो परिवर्तित उपयोग है वो उसका कर सकते हैं। ये तो कम्युनिटी लैंड्स के बारे में बात हुई, जहाँ आपकी प्राइवेट लैंड है। तो प्राइवेट लैंड्स में भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर उसका कृषि उपयोग है या कुछ और उपयोग लिखा हुआ है, परत पड़ी हुई है, तो आपको एक तो खरीदते समय उसके जितने लैंड रिकॉर्ड के जितने टैक्सेस हैं वो आपको सारे टैक्सेस खरीदते समय लैंड रिकॉर्ड्स के जो लगान है वो इतना मिनिमल होता है कि अगर पूरे मध्य प्रदेश का औसत निकालते हैं तो 1 रुपया प्रति खातेदार नहीं आता होगा सालाना से, 2-5 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि सरकार की जो कुल लगान है वो प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा खातेदार हैं कृषि के, पर कुल लगान 5-10 करोड़ रुपया है। तो उसमें लगान बाई डिज़ाइन लोगों पे ओवर द पीरियड एक ये रेवेन्यू का माध्यम ना होकर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म का भूमिका अदा करने लगा। तो इसी जगह जमीन खरीदते हैं तो उसके सारे ड्यूज क्लियर कीजिए। ये ड्यूज 5-50-100 रुपये से ज़्यादा के नहीं होते, सारे ड्यूज क्लियर करें और पटवारी से उसकी रसीद देके अपने रिकॉर्ड में लगाइए कि भी आज अगस्त 2016 तक के इस भूमि के कोई ड्यूज बकाया नहीं है। उसमें कई बार क्या होता है कि एक आपने शब्द सुना हो, कलेक्ट्रेट में एक सेक्शन होता है जिसे वो बोलते हैं वसूल बाकी नवीस। पहले शुरू में मैं सोचा क्या दिल्ली से आया था कि वसूल बाकी नवीस क्या शब्द है ये, बाद में इसको पता समझ के ये सब पर्सनलाइज जब प्रशासन चलता था, वसूल का मतलब वसूली, बाकी का मतलब बकाया, तो नवीस का मतलब क्लर्क। ये क्लर्क है जो कि बकाया वसूली का हिसाब रखता है। तो वसूल बाकी नवीस के पास रजिस्टर होते हैं गाँववार कि किस आदमी पे कितना रुपया बकाया है। पहले लगान पे टैक्स पे अर्थदंड, अतिक्रमण का दंड, फिर अलग अलग जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उस पर अलग अलग क्रॉप टैक्स होते हैं, जैसे गन्ने पे है, जैसे आपके कपास पे है, तो वो करों पे एक्यूरेट ये भी अमाउंट जो है बहुत छोटी सी रहती है, बहुत कोई बड़ा खातेदार हुआ 2-5 हज़ार रुपये। तो वसूल बाकी नवीस जो है आप कलेक्ट्रेट से उस गाँव का रिकॉर्ड दिखा के देख सकते हैं कि उस गांव में उस खाते पे पुराने सालों का 2-5-10 सालों का कोई बकाया लगान या किसी प्रकार की अन्य देनदारियां परचेज नहीं है। ये तो आपने एक बेसिकली ये उस अपने कागज पे आपने पूछी। अब मौके पे क्या होता है, मौके पे मान लीजिए कि 10 हेक्टेयर का टुकड़ा था, 10 हेक्टेयर का टुकड़ा जो है 1950 में उसका सर्वे नंबर था 51। 10 हेक्टेयर का टुकड़ा आज टूट के उसके हो गए 20 टुकड़े। पहले 4 बेटे थे तो 2.5 हेक्टेयर में हुआ, 4 के कुछ 8 हो गए तो 1-1 में आ गया। अब वो 1 हेक्टेयर में या जब मान लीजिए 4 टुकड़े हुए तो फॉर्मली कभी जो विलेज मैप थे वो 4 टुकड़े अंकित नहीं हुए। तो उसका जो आप अगर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी केवल मेरी अकेली मध्य प्रदेश की नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जब पार्टीशन होता है तो टाइटल ऑटोमेटिकली जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में उनका ऑटोमेटेड है कि अगर आपका टाइटल होता है तो इमीडिएटली कंप्यूटराइज सिस्टम है कि उनके टाइटल और सारे जो मैप्स हैं ऑटोमेटेड सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी सोच चल रहा है तो मैं कह रहा था मैप जो है हमारे मैप्स अपडेटेड नहीं है, इसको वो कहते हैं कि इंद्राज दुरुस्ती
कि जो अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड, आप अगर अपना दूसरों का तो छोड़िए, आप कॉलोनी का बात में देखना, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरा दावा है आपके 70% के रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं होंगे। जिस टुकड़े पे आपने कॉलोनी में जो लिया है उसका पहला बटांकन, दूसरा बटांकन, तीसरा बटांकन, वो बटांकन होके रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नहीं होती, मैप अपडेट नहीं होता। और मैप जो कि गाँव के मैप आड़े टेढ़े के होते हैं, उस पर आपने 4 टुकड़े काट दिए, तो पहले दिन इसमें कॉमन स्पेसेस कहाँ गए, आपकी सड़क किसके उससे निकली, उतनी डिटेलिंग सर्वे पहले नहीं होती थी, लोग बागों में भी उतनी अनभिज्ञता थी। आज कोडाल रोड पे अनेकों, पता नहीं सैकड़ों की तादाद में कितने हैं, लोग बाग अपने कोई भी खरीदारी करने से पहले इसमें ध्यान नहीं देते और अब परेशान होते रहते हैं कि साहब हमें अपना नक्शा अपडेट करना है। मेरे नाम रजिस्ट्री है, मैं मौके पे बैठा हूँ, तो नक्शे पे उसका जो है फेंसिंग वेंसिंग भी कर दी, कोई बगल वाला का भी क्या कर दे रहा है, कभी खूब प्रॉब्लम है ये। आप अगर किसी भी राजस्व न्यायालय के कार्यालय में चले जाएं, तहसीलदार के चले जाएं, तो नक्शा अपडेशन जिसे कहते हैं, रिकॉर्ड अपडेशन और जिसमें नक्शा अपडेशन, वो नहीं होता। तो आप जब भी कोई परचेज करते हैं या किसी के लिए प्लानिंग करते हैं, तो उससे पूछिए कि आपका जो ये बड़ा नंबर है इसमें आपकी क्लैरिटी दिखाइए और उनसे ये इस चीज़ को इंश्योर करवाइए कि आप जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी और संबंधित नायब तहसीलदार के माध्यम से आपका जो नक्शे में एक केस चलता है, रिकॉर्ड को नक्शे पर अपडेट करें, रेवेन्यू केस बनता है और उसमें वो पूरा जो इंटरेस्टेड पार्टी है उनको बुला के, जो जहाँ या तो फिजिकली जहाँ बैठे हैं, अब बैठे में क्या स्थिति होती है कि आपका टाइटल तो है 1 एकड़ का, पता चला एक के कब्जे में 1.10 है, दूसरे कब्जे में 1.9 है, तीसरे कब्जे में 2.5 है, आड़े टेढ़े किसी में काफ़ी झगड़े शुरू होते हैं। जो इवन आपका नक्शा बैठे थे तो शांति थी, यथास्थिति थी, पर जब आप उसमें कुछ करने गए तो ये झंझट शुरू होगी कि साहब ये कहाँ से ये सर्वे। तो तीसरी बात है कि आप अपना अपने रिकॉर्ड्स एक तो खसरा अपडेट करें, दूसरा अपने मैथ्स को अपडेट कराएं, और मैथ्स को अपडेट करें कि आप थोड़ा पैशनेटली उस पर जाएँ, तो ये काम 2, 4, 5 महीने में आपके हो जाएगा। क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत रूप से कई लोग प्रतिष्ठित भोपाल के नागरिकगण के साथ बड़े परेशान हैं, आप हमारा बटांकन करा दो, आप हमारा नक्शा नवीनीकरण बोलते हैं इसको। तो क्योंकि जब हम खरीदते थे उस समय हमने सावधानी नहीं बरती और अब उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो नक्शा नवीनीकरण आप या तो खरीदारी से पहले कराएं, या जिससे खरीदारी कर रहे हैं उसको बोले नक्शे में दिखाइए आप कि आपने कहा कि पटवारी कर देता है 2 by 2 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 20 उसने कर दिए, तो 20 कभी नक्शे करने नहीं होते, या होंगे भी तो पहली प्रोसेस होती है कि कच्ची पेंसिल से पटवारी मार्क करता है, तो आपको दिखा देगा, देखो ना लिखा हुआ नक्शे में, उसको पक्का करने का अधिकार पटवारी को नहीं है। पक्का करने के लिए वो नायब तहसीलदार के पास जाता है, उसके लिए प्रॉपर केस बनता है, जो नहीं बनता है। आप अपना संतोष कराते हैं, सेफ्टी मेरे पास है, मैंने फेंसिंग कर दी, कहानी खत्म नहीं होती, कोई झंझट शुरू होती है। तो लैंड यूज का जो एज टाउन प्लानर आपकी जिम्मेदारी है कि जो उसका लैंड यूज है उसको आप देखिए कि क्या है। टाउन प्लानर्स का सिटी के व्यवस्थित विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी पोस्टिंग भोपाल के सभी, मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में, इंदौर, जोधपुर, ग्वालियर, भोपाल, बिलासपुर, इनमें रही अविभाजित मध्य प्रदेश। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी कि जो टाउन प्लानर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, तो दोनों क्या है, मिल जाते हैं। मिल जाने से मेरा आशय है कि आपकी जो परमिसिबिलिटी है, उन्होंने कहा नहीं बैठे यार तुम तो बनाओ, देखेंगे कंपाउंड में हो जाएगा। एक नगर पालिका होता है, 3000 केसेज जो है इस तरह के पहले फर्स्ट वी फैसिलिटेटेड illegal construction, after that one person he regularized 3000 cases। तो जो ये स्थिति आप देखिए व्यवहार में पड़ रहे थे कि साहब वो रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया में सिंप्लीफिकेशन किया गया, क्योंकि पहले हम जो है नियमानुसार नहीं करते, नियम को क्राउड करते हैं, क्राउड करके उसमें रास्ता निकालते हैं और फिर उसमें जिसको भुगतना पड़ता है जिसने बनाया। इसलिए पहली प्रोसेस ये है कि अगर व्यवस्थित रूप से
प्रथम चरण से ही उसको करें तो ये सब समस्याएं जो हैं आपको नहीं आएंगी। प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन स्पेसेस हैं, मैंडेटरी ओपन स्पेसेस हैं, उसमें एटलीस्ट टाउन प्लानर्स को मैं समझता हूँ कि उनको 100% ये एनफोर्स करना चाहिए। बिल्डर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमर्शियल लाभ मिले, वो उसको बहुत व्यापक तौर पर फ्लाउट होता है और बाद में उसमें समस्या होती है कि बेसमेंट तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये सब आप नगर निगम के एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चाहते हैं। तो इसमें भी हमें देखना चाहिए कि जो भूमि विकास नियम हैं उनमें जो परमिसिबल कंस्ट्रक्शन के लिए जो ओपन स्पेसेस हैं, माइनर ओपन स्पेसेस हैं, जो आपकी हाइट रेगुलेशन है, फ्लो रेगुलेशन है, उनका पालन करें। मूल रूप से तो जो बेसिक सबसे पहली चीज़ है, तो फिर आगे की सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको आप अच्छे से मेंटेन करें। और आजकल तो लोगों में कुछ चेतना आ गई है कि वो पिछले 10-20 तो नहीं 2-3 ट्रांजेक्शन जो सेल के हैं उसके रिकॉर्ड मांगते हैं कि तुमने किससे खरीदा, उससे किसने खरीदा और क्या क्या जो क्राइटेरिया की। तो इससे भी एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ आती है। आपको अगर किसी भी नक्शे का, किसी भी गांव के नक्शे की, अगर आपको ये जानना चाहते हो कि आज से 100 साल पहले उस जमीन का टाइटल क्या था, तो आप कलेक्ट्रेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में आपको मध्य प्रदेश में बंदोबस्त कब तक हुए हैं, तो उन बंदोबस्त को, ये भोपाल तो एक स्टेट टाइप का है, पर क्योंकि आप सब केवल भोपाल के नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप जो भोपाल से बाहर की भी बातें होती है, बंदोबस्त भोपाल में जैसे अभी नरेंद्र भाई ने बताया कि भोपाल में भी बंदोबस्त होते थे, पर जो मध्य प्रदेश और मध्य भारत और उनके जो बंदोबस्त हैं, उन बंदोबस्तों के आपको रिकॉर्ड, जिसमें आपको ओरिजिनल पटवारी रिकॉर्ड मिल जाएगा, वो खसरा नंबर क्या था, पुराना खसरा नंबर क्या है, बदल के नया खसरा नंबर क्या हुआ है, वो कितने एरिया का था, और बंदोबस्त में क्या है, एरिया चेंज होते हैं, कुछ जमीन मर्ज करते हैं, एक चकबंदी टाइप की चीज़ आपने सुनी होगी, तो उसमें वो बताते हैं कि कौन से 4 नंबर को जोड़ के 51 नंबर, 3 नंबर, 32 नंबर और 37 नंबर, इन चारों को जोड़ के एक नया नंबर क्रिएट कर दिया जो कि 37 नंबर है। ये चारों जो है पहले मान लीजिए 10 हेक्टेयर के थे, अब वो सारा एक में मर्ज कर दिया, उसकी लोकेशन रिलोकेट हो गई, वो चेंज हो गई। तो ये आपको सारी जानकारी जो कॉन्टिन्यूटी में मैप क्या है, पुराना नंबर क्या था, नया नंबर क्या है, बंदोबस्त से पहले के नंबर क्या थे, नए नंबर क्या है, ये आपको जानकारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम है उससे मिल सकती है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो Questions? Any questions you have? Curiosity था कि like you said, ownership तो decide हो जाता है, but on papers जो जिसे कहते हैं बटान और फिर फल बटान, depending upon the number of partitions happening. तो suppose एक land है, उसमें से एक partition हो गया, but ownership में हुआ उधर land का अक्स में नहीं हुआ partition, and subsequently that portion again gets divided due to some reason. And क्या प्रश्न क्या है आपका? the person who inherited that thing, Inheritance उसके पास क्या है वो उपाय कि वो because earlier correct नहीं हुआ है, पूरे जमीन के टुकड़े में से कौन से टुकड़े में आना था वो रिकॉर्ड पे करेक्टेड और वो फर्दर डिवाइड हो गया। ये मैंने कहा कि आप प्रारंभ में अपनी सावधानी नहीं बरतते हैं। मान लीजिए ये जो हॉल है, इसके इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा दूँ। ये हॉल 1 हेक्टेयर का है, कवर्ड हॉल है, इसकी ओनरशिप 4 आदमियों के पास है, जो कि अभी संयुक्त खातेदार हैं। ABCD रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि संयुक्त खातेदार 1 हेक्टेयर। अब आपको अगर मान लीजिए ए होल्डर जमीन बेचना, संयुक्त खातेदार का मतलब ये है कि इसके सभी हर कण में चारों का हिस्सा है, इसकी इस दीवार में भी चारों का हिस्सा है, इस दीवार के इस हिस्से में भी चारों का हिस्सा है। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ दैट लैंड इज जॉइंटली है।
हर हिस्सा जो है संयुक्त रूप से होल्ड किया जाता है। इसके लिए आपको पहले तो ये करना चाहिए उसका पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। संयुक्त खातेदार का मतलब है बराबर की चारों का हिस्सा है। तो उसका जो पार्टीशन ऑफ होल्डिंग है, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग जो है राजस्व अधिकारी करते हैं, और वो आपके यहाँ एक एप्लीकेशन लगाओ तो उसके 4 टुकड़े वो कर देंगे कि बराबर में कि आपने एक सहमति से पद बंटवारा प्रस्तुत किया कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा बराबर का हिस्सा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप ये कर दीजिए, इसमें बीच में कॉमन लैंड है जिसमें जॉइंटली रहेगी। तो फर्ज बंटवारे से पहले चीज़ तो ये कराई जाती है कि साहब आप उसमें डिमार्केट करा दीजिए ग्राउंड को, और बंटवारा आपका हो जाए। बंटवारे में जो सर्वे नंबर 10 था वो 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 बन जाएगा, तो नक्शे का अंकित हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया और आपने चारों आदमियों ने अपने अपने कब्जे में कॉलोनी काट दी, जैसा ये 4 तरफ होता है, तो अब उसमें मान लीजिए कॉलोनी उसकी मान लीजिए डेथ हो गई, कॉलोनी काटने वाले की 20 साल से लगी। अब उसके बच्चे कहते हैं तो हम बेची। उसमें रेमेडी तो ये है कि आप अपने हिस्से को लेके, या तो अगर सभी होल्डर जो है जीवित हैं, आप रिकॉर्ड के खिलाफ करा लो, बंटवारा करा लो, और बंटवारे में जो सक्सेसर्स हैं उन पे पार्टीशन फीस नहीं लगती, नोशनल सी है। और अगर मान लीजिए आप किसी थर्ड पार्टी के हु इज नॉट लीगल हेयर, तो उसमें जो है फीस ज़्यादा है। तो आप सबसे पहली चीज़ है कि अगर जहाँ जॉइंट प्रॉपर्टी को खरीदने हैं तो उसमें पार्टीशन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से घरों में मैंने देखा, अभी मैं एक मित्र के यहाँ जबलपुर गया तो वो घर बना हुआ था, घर के पीछे पिक्चर में दिखाते हैं ना, तो एक दीवार जो है वो, जो कि घर तो इससे हाथ थोड़ा बनाते हैं कि उसके 2 हिस्से हो, और वो बीच में उन्होंने लॉन से लेके और कमरे तक थी, बीच में एक दीवार हो गया, फिर ये किचन उसके अंदर चला गया, टॉयलेट उसके अंदर। तो ये आपका एज आई सेड दैट एवरी पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज जॉइंटली है। तो जॉइंटली है प्रॉपर्टी को पहले आप पार्टीशन कराइए, अगर अभी भी नहीं कराया अभी करा लीजिए। कम से कम उसमें अगर आधे दावेदार जो बैठे हैं वो तो उतना सिद्ध तो करो ना। और अगर मान लीजिए जो सेलर की डेथ हो गई और उसके बेटे कहते हैं हमें निकलना, तो आप फिर अपने सिविल कोर्ट और दूसरे कोर्ट से प्रूव कीजिए। सारी प्रॉब्लम ये है जो आसपास के गाँव में प्रॉब्लम आपको देखने वाली है कि हम किसान भेज देता है 1000 रुपये स्टार्ट करके, और कभी उसको ना तो कन्वर्ट कराता है, ना रिकॉर्ड में एंट्री का सवाल ही नहीं उठता कि वो। और जब आप 10 साल बाद सोचते हो कि वहाँ जाए तो आपको ये नहीं पता मेरा 1000 रुपये कौन सा है। ये बहुत जगह मैंने देखा कि फिजिकली पता ही नहीं कहा। जैसा आपको पता है कुछ ऑटो अपडेशन हो जाता है ये ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्री। तो व्हाट इज द सिस्टम व्हाट इज दैट वर्क्स? क्योंकि अगर एक लैंड है उसके 4 टुकड़े ओनरशिप हो गई होती है, तो इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ 4 क्वाड्रेंट आल्सो, और इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ 4 स्ट्रिप्स आल्सो। तो हाउ डज दैट उनके खैर क्या है, मैप्स वगैरह सारे ऑटोकैड पे हैं। मैप्स वगैरह उनके वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उनके। तो वो जब उसमें बताते होंगे अपने डीड में बताते होंगे कि भाई ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा तेरा, वो मैंने उतना नहीं मेरे को उसका आइडिया। पर वहाँ क्या है, टाइटल और उसका अपडेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारे यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। आपने खरीदा, उसके बाद आप इस सब पे जाओ, नगर निगम पे जाओ, हाउसिंग बोर्ड पे जाओ, रेवेन्यू में जाओ, पटवारी में जाओ, और सब जगह अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट कर हमारे ऑटोमेटिक अपडेशन है। वो भी नहीं सकता ना, जब हमने खुद ही बटान करवाई तो ऑटो अपडेट कैसे होगा? तो हमको खुद ही रिक्वेस्ट करके अपना हिस्सा बताना पड़ेगा कि हमारे को ये वाले साइड की जमीन कीजिए, इसको इधर कीजिए, और वो कागज पर आएगा तब अपडेट करेंगे। वो अप्लाई नहीं किया गया तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, आपकी 1 एकड़ जमीन है, आपने सड़क किनारे 10 दुकान टाइप की 1000 फीट बना के बेच दी। जो आपके सबके पास जो है एक पहले पावर गुजारी पहुँच जा रही थी, आपने का सेल डीड भी कर दिया, और उसमें 1 2 3 नक्शा टाइप का खींच के कुछ, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कभी अपडेट नहीं होगा। कल को कोई झंझट खड़ी होती है, तुम्हारा कहाँ है मेरा कहाँ है, तो वो सब ये विवाद की जड़ होती है। इसलिए इन सब इस तरह के ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए। So the main concern is कि ऐसी जमीनों का रजिस्ट्री कैसे हो जाता है? कभी-कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का प्राइमरी कंसर्न जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है, कुछ भी रजिस्ट्री कर देते हैं, अब बाद में ये सब आगे के लिए छोड़ देते हैं। आजकल वैसे नहीं होती। पहले से तो यही होता है। पहले तो क्या है कि आप नेट पे सर्च कीजिए, ऐसे टावर 7 बार देखें,
ऐसे टॉवर मतलब इवन ताजमहल आपको पता है 3 बार बिका होगा। तो जो खरीदार और आप ये किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ भी खरीद देते हैं और ये बेचने खरीदारों वाले ना अब पर आज की तारीख में अब जो है ये व्यवस्था हो गई है कि उसके आपको अपने पूरे कागज वागज सब दिखाने पड़ते हैं, तभी होती है, और नहीं पहले